नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रतिबंधों पर भड़का रूस, पश्चिम को दी चेतावनी, कहा करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी घमासान के बीच रूस ने बुधवार को पश्चिम को चेतावनी दी है कि वह उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए व्यापक प्रतिक्रिया पर काम कर रहा है, जो पश्चिम के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से महसूस की जाएंगी। दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद से सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है, जब पश्चिम ने यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद लगभग पूरी रूसी वित्तीय और कॉरपोरेट प्रणाली पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग विभाग के निदेशक दिमित्री ब्रिचेस्की ने RIA समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि रूस की प्रतिक्रिया तेज, विचारशील और संवेदनशील होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के विरोध में रूसी तेल और अन्य ऊर्जा आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। रूस ने इस सप्ताह की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया तो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल से अधिक हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता, पुतिन को दिया यह ऑफर। जी हां दोस्तों, बीते 14 दिन से रूस के हमले झेल रहा यूक्रेन अब बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्र डोनेट्स्क और लुगांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित किया था। इन्हीं दो मुद्दों को रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये निर्णय लिए हैं। ज़ेलेंस्की ने ABC न्यूज पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि गठबंधन विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। हाल ही के दिनों में नाटो ने पूर्व में काफी विस्तार किया, जिसकी कोशिश पूर्व सोवियत संघ के देशों को इसमें शामिल करना है, लेकिन इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, EVM पर बवाल के बीच 5 राज्यों की चुनावी किस्मत का फैसला आज। अखिलेश बोले, स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी घमासान थम चुका है। अगले 5 साल के लिए जनता ने किस दल को अपना आशीर्वाद दिया है, किसे 5 साल के लिए अपना निधि निर्धारक चुना है, इस फैसले की घड़ी आ गई है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती की घड़ी आ गई है, यानी कि दोस्तों 10 मार्च को 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती के लिए हर जिले में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। यूपी में 75 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मतगणना को लेकर तैयारियां की चर्चा करते हुए कहा कि 671 मतगणना ऑब्जर्वर और 10 स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी और मेरठ में 2 विशेष अधिकारियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM रखी जाएगी। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह जहां पर वोटों की गिनती होगी वहां पर डटे रहे ताकि कोई भी धांधली का प्रयास ना कर सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन का बड़ा आरोप, रूस यूक्रेन के तनाव को ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचाने का काम नाटो ने किया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चीन ने नाटो पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि नाटो ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को युद्ध की स्थिति तक पहुंचाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने अमेरिका से कहा कि वह चीन की चिंताओं को गंभीरता से ले और यूक्रेन मुद्दे व रूस के साथ संबंधों को संभालने में अपने अधिकारों या हितों को कम करने से बचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए आई कोरोना की नई वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्स को मिली DCGI की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक नई कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के कोरोना वैक्सीन कोवैक्स को वयस्कों और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, ग्लोबल ट्रायल्स में नोवैक्स ने 90% से अधिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ब्रांड कोवैक्स ने भारत में ब्रिजिंग अध्ययन पूरा कर लिया है और वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी प्राप्त कर ली है। यानी कि दोस्तों, अब 12 से लेकर 17 साल की आयु वर्ग के लिए इमरजेंसी यूज के लिए एक टीका आ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नतीजों से पहले बड़ा एक्शन, यूपी में SDM और लेखपाल को किया गया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में 10 मार्च यानी कि आज चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल द्वारा EVM पर सवाल और चुनावी प्रक्रिया में ढील के मुद्दे उठते रहे। दोस्तों, नतीजों से ठीक एक दिन पहले ही यूपी के संत कबीर नगर जिले में DM ने लेखपाल को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए। साथ ही सोनभद्र जिले में SDM को भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेखपाल के पास से सपा कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर बरामद किए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार भारी मात्रा में पोस्टल बैलेट से वोट डाले गए, जिसको लेकर भी कई सवाल उठे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव हेल्थ अपडेट, लगातार खराब हो रही है लालू यादव की किडनी, डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस है जरूरी। जी हां दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। रिम्स के पैंग वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है, ऐसे में डायलिसिस जरूरी है। लालू यादव की किडनी 80% से ज्यादा खराब हो चुकी है, किसी तरह का सुधार नहीं दिख रहा है। अपडेट रिपोर्ट की माने तो दवा की खुराक और उसके खानपान में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के सीरम केराटिनाइन लेवल की जांच की गई, जो 3.5 से बढ़कर 4.2 हो गया था। सीरम केराटिनाइट से किडनी के कार्य करने की क्षमता का पता चलता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किडनी की स्थिति यूं ही बनी रही तो जल्द ही लालू प्रसाद यादव का डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है और ब्लड शुगर की स्थिति भी ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेज गेंदबाज S श्रीसंत क्रिकेट से हुए रिटायर, लंबे समय बाद इस बार रणजी ट्रॉफी में खेले थे। जी हां दोस्तों, अपने करियर के दौरान विवादों में घिरे रहे तेज गेंदबाज S श्रीसंत ने बुधवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। श्रीसंत मैच फिक्सिंग के आरोपों में जांच के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे। उन्होंने इस सीजन में केरल के लिए रणजी ट्रॉफी के पिच पर वापसी की थी, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारत के लिए 27 टेस्ट मैच, 53 वनडे और 10 T20 मैच खेलने वाले 39 साल के श्रीसंत को रणजी ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ मैच में महज 2 विकेट मिले थे। श्रीसंत भारत की 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। जोगिंदर शर्मा की गेंद पर फाइनल मैच में उन्होंने ही पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक का कैच लपककर टीम को चैंपियन बनाया था। दोस्तों, वे क्रिकेट के अलावा कई टीवी शो और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, असेंबली चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन, इस राज्य में जीत ली 80 में से 75 सीटें। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में असेंबली चुनाव के नतीजे गुरुवार को सामने आएंगे। उससे पहले बीजेपी ने असम के निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। दोस्तों, असम राज्य चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को घोषित किए गए चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने असम के नगर निकाय चुनावों में कुल 80 में से 75 नगर निकायों पर कब्जा कर लिया। भाजपा साथ गठबंधन कर रहे असम गण परिषद ने 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। इन चुनावों में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वह 80 में से केवल 1 नगर पालिका में ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 2 नगरों में अन्य दल जीते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, ICC टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा।
टॉप 5 में कोहली की वापसी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। माहौली टेस्ट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टॉप 5 में वापसी कर गए हैं। दोस्तों, टॉप 10 में फिलहाल टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर को पछाड़कर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। जडेजा ने माहौली टेस्ट की पहली पारी में शानदार बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड 175 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद मैच की दोनों पारियों में उन्होंने कुल 9 विकेट भी चटकाए थे। पहली पारी में सर जडेजा ने 5 और दूसरी पारी में 4 श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आउट किया। जडेजा 406 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे से पहले पायदान पर पहुंच गए। वहीं जेसन होल्डर 383 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे पायदान पर आर अश्विन का नाम आता है। माहौली में अश्विन ने 61 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी हासिल किए। वहीं दोस्तों, विराट कोहली को बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ। कोहली 763 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें से 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ माहौली में अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले विराट ने पहले टेस्ट में 45 रन बनाए थे। इनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा 761 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर बरकरार हैं। वहीं ऋषभ पंत एक स्थान के फायदे के साथ 11वें से 10वें नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गेहूं से लेकर खाने का तेल तक हो रहा महंगा। 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, जाने पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन रूस जंग 14 दिन से जारी है और इसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के पार निकल गए हैं, जो कि 14 साल का हाई लेवल है। कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। अभी $1 की कीमत 77 रुपए के पार निकल गई है। ऐसे में इससे भी महंगाई बढ़ने लगी है। इसके अलावा नेचुरल गैस महंगी होने से आने वाले दिनों में एलपीजी सीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब मेटल की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। रूस ऑयल और नेचुरल गैस का एक मेजर प्रोड्यूसर है। यूरोपीय यूनियन के नेचुरल गैस इंपोर्ट की लगभग 40% सप्लाई रूस करता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी और इससे खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं, जो कि 14 साल का हाई लेवल है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही इनकी कीमत में 6 रुपए तक की बढ़ोतरी एक साथ भी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण नेचुरल गैस सप्लाई चेन को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आसमान छू रही है सोने चांदी की कीमतें। फटाफट जान लीजिए। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद महंगाई की आशंका बढ़ गई। इसी बीच बुधवार को पीली धातु में तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना वायदा 1.62% यानी कि ₹871 बढ़कर 55,095 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि चांदी की बात की जाए तो 1520 रुपए बढ़कर 72,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों, बात की जाए सराफा बाजार की, तो दोस्तों सराफा बाजार में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 53,548 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि चांदी 70,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,053.99 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.66 प्रति औंस पर बिक रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन संकट के बीच शेयर बाजार के निवेशकों के लिए खुशखबरी, 2 दिन में इतनी बड़ी पूंजी। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहने से इक्विटी निवेशकों की पूंजी 2 दिन में 7.21 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सेंसेक्स में 1223.24 अंक की तीव्र वृद्धि देखी गई। यह कारोबार के अंत में 54,893.73 अंक पर रहा। इसमें मंगलवार को भी 581 अंक की बढ़त दर्ज की गई थी। दोस्तों, इस तरह लगातार 2 कारोबारी दिवस में सेंसेक्स अच्छी बढ़त पर रहा। इन 2 दिनों में बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 7.21 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत चीन एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए 11 मार्च को फिर करेंगे बात। जी हां दोस्तों, लद्दाख को लेकर चीन और भारत एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। 11 मार्च को दोनों देशों के बीच 15वें चरण की सैन्य वार्ता होगी। इसमें लद्दाख और एलएसी को लेकर बचे विवादों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 12 जनवरी को कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला था। दोनों ही देशों ने यह बात जरूर कही थी कि मई 2020 से शुरू हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों तरफ से स्वीकार्य हल पर विचार किया जाए। दोस्तों, 11 मार्च को चुशुल मालदो में भारतीय सेना और चीनी अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। एलएसी पर फ्रिक्शन पॉइंट पर 2 बार की डिसएंगेजमेंट के बाद भी दोनों देशों ने भारी सेना बल तैनात कर रखा है। गलवान, पैंगोंग और गोगरा हाइट्स को मिलाकर लगभग 50 से 60 हजार सैनिक यहां तैनात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी के शहर में पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हुई सीएनजी। जानिए दिल्ली एनसीआर में क्या है भाव। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले 5 महीने से भले ही ब्रेक लगा हो, लेकिन सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद सीएनजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएनजी के दाम पूरे देश में भी चर्चा का कारण बने हुए हैं। वजह है यहां पर सीएनजी के दाम पेट्रोल डीजल के रेट से भी आगे निकल गए हैं। नागपुर में सीएनजी 120 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागपुर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का होम टाउन है। नागपुर में सीएनजी के रेट देश भर के अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, अब सीधे इस दिन खुलेंगे सभी ठेके। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर निराश करने वाली है, क्योंकि दोस्तों राज्य में गुरुवार को शराब के ठेके व बियर बार बंद रहेंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इसका उल्लंघन करने वालों पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ बीडी राम तिवारी ने बताया कि 10 मार्च को मतगणना के संबंध में सभी मतगणना केंद्रों में जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां 3 लेयर CAPF सिक्योरिटी है। पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। वहीं ईवीएम से डाले गए वोटों की काउंटिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। यह आदेश सभी शराब की दुकानों के मालिकों को जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर शराब और मादक पदार्थों की दुकान बंद कराने की मॉनिटरिंग भी करेंगे। यानी कि दोस्तों 10 तारीख यानी कि आज यूपी में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC के IPO को सेबी से मंजूरी। सरकार बेचेगी 31 करोड़ इक्विटी शेयर, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार LIC के IPO को मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। मार्केट रेगुलेटर के पास दायर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक सरकार LIC के IPO के तहत 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CGST के अधीक्षक और इंस्पेक्टर को CBI ने किया गिरफ्तार, यह है आरोप। जी हां दोस्तों, CGST में तैनात 2 अधिकारियों की पोस्टिंग भले ही काला पानी कहे जाने वाले अंडमान निकोबार में थी, लेकिन वहां भी वे रिश्वत लेने से बाज नहीं आए और CBI के शिकंजे में कस गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंडमान निकोबार में तैनात CGST के अधीक्षक और इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इन लोगों को रंगे हाथ 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा पाया गया, जबकि बरामदगी 9 लाख रुपए से ज्यादा की हुई। दोनों अधिकारी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रवक्ता RC जोशी के मुताबिक गिरफ्तार अधिकारियों के नाम अतुल कुमार दास अधीक्षक और इंस्पेक्टर मनोज कुमार है। इन दोनों अधिकारियों की तैनाती CGST के पोर्ट ब्लेयर कार्यालय में थी। CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायतकर्ता ने सूचना दी थी कि उसने अपनी कंपनी के लिए GST पंजीकरण कराना था। इस काम के लिए जब वह पोर्ट ब्लेयर स्थित CGST के कार्यालय में पहुंचा तो वहां उससे इस काम के बदले आरोपी अधिकारियों ने 20,000 रुपए की मांग की।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीटेट रिजल्ट 2021 सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया सीटीईटी का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, इस तरह कर सकते हैं चेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट रिजल्ट 2021 की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम में भाग लिया था वह अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट रिजल्ट 2021 चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर का उपयोग करना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई ने 1 फरवरी 2022 को सीटेट उत्तर की जारी की थी। उम्मीदवारों को 4 फरवरी 2022 तक आंसर की के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में शामिल होने वाले 20 लाख से अधिक उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक 2 पालियों में आयोजित की गई थी। दोस्तों, बोर्ड सभी उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में उनके डिजी लॉकर अकाउंट में जारी कर देगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे और आईटी अधिनियम के अनुसार कानूनी रूप से मान्य भी होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंडीगढ़ भारत के कौन कौन से 2 राज्यों की राजधानी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि चंडीगढ़ भारत के कौन कौन से राज्यों की राजधानी है तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।